आज की वीडियो के अंदर हम भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याओं को जानेंगे। भारतीय कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 61% आबादी ग्रामीण आबादी है वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो एक बड़ी आबादी कृषि कार्यों के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ पर कृषि को या किसानों की दशा सुधारने के लिए समय समय प्रयास किए जाते रहे हैं। 2019 के अंदर यही एक दो प्रमुख घटनाएं देखने को मिली, जो कि हम एक अवलोकन के अंदर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि 2019 के अंदर 2-3 बड़े काम हुए। एक तो केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड 75,000 करोड़ रुपए की एक योजना शुरुआत की, जिसका नाम आप जानते होंगे, किसान सम्मान निधि योजना, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का था। वहीं पहले 2019 के शुरुआत के अंदर तो यह योजना शुरू हुई। 2019 के अंदर ही 2-3 और बड़ी घटनाएं घटी, खासकर जलवायु परिवर्तन के जो परिणाम देखने को मिले भारत के अंदर भी, कि कुछ इलाकों के अंदर भयंकर बाढ़ दर्ज की गई, कुछ इलाकों के अंदर सूखा दर्ज किया गया। तो कृषि पर मार भी साथ साथ पड़ती रहती है। इसके अतिरिक्त आर्थिक मंदी ने भी इसमें सहयोग किया कि सब्जियों के उत्पादन के अंदर गिरावट आई, तो उससे उपभोक्ता परेशान हुए, क्योंकि उत्पादन कम हुआ तो उनके जो प्राइस है वो बहुत ऊंचे चले गए, खासकर दालों के, सब्जियों के। तो आम उपभोक्ताओं को भी खासी परेशानी उठानी पड़ी। तो ये एक छोटा सा अवलोकन। अब हम इसकी प्रमुख समस्याएं देखेंगे। पहली समस्या है औसत भूमि धारण के अंदर कमी। औसत लैंड होल्डिंग है वो लगातार कम होती जा रही है। 1970-71 के अंदर भारत के अंदर औसत भूमि थी 2.7 हेक्टेयर प्रति किसान। यही 2000 या 1995-96 तक आते आते 1.5 हेक्टेयर तक रह गई है। यानी भूमि की जोतें हैं वो लगातार छोटी हो रही हैं, विखंडित हो रही हैं। अब भूमि धारण के अंदर कमी आएगी तो इसका सीधा सा अर्थ है कि उत्पादन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो मशीनरी है या जो भी उत्पादन देने की शर्तें हैं भूमि की, वो कहती है कि हमारे पास भूमि का आकार बड़ा होना चाहिए। जैसे हम कंबाइन का उदाहरण लें तो कंबाइन कहती है कि मेरे लिए जो भूमि है वो बड़ी से बड़ी हो, ताकि उसके अंदर मैं जल्दी से काम कर सकूं, चाहे फसल को काटना है या बोना है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि रूस के अंदर सामूहिक कृषि खासी कामयाब हुई, या साम्यवादी देशों के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े फार्म होते हैं और उन पर अत्यधिक मशीनों की सहायता से मशीनीकृत कृषि की जाती है और उत्पादन के अंदर बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। तो ऐसा भारत के अंदर नहीं है, उल्टा हो रहा है सिस्टम कि भूमि धारण के अंदर लगातार कमी आ रही। तो यह कृषि की समस्या है। दूसरा, यह मानसून पर निर्भर है भारतीय कृषि, और मानसून एक जुआ है, हम जानते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने ही जो दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें हैं वो भारत के अंदर सक्रिय होती हैं। और भारत चूंकि एक उष्णकटिबंधीय देश है, उष्णकटिबंध में आता है, सारा साल तापमान ऊंचा रहता है, तो होना तो यह चाहिए कि हम सारा साल ही फसल उगाएं। लेकिन चूंकि सिंचाई की व्यवस्था ज़्यादातर राज्यों के अंदर नहीं है, तो 3-4 महीने ही उनके अंदर फसलें ली जाती हैं। तो मानसून पर निर्भरता है, और जलवायु परिवर्तन भी इसके अंदर खासा सहयोग दे रहा है किसानों की समस्याएं बढ़ाने के अंदर। मशीनीकरण का निम्न स्तर है, केवल 45% किसानों के पास ही जो टेक्नोलॉजी पहुंच गई है अभी तक। तो बाकी 55% किसानों आज भी हाथों से काम करते हैं। और यदि भारत का हम तुलना करें ब्राज़ील के साथ, ब्राज़ील के अंदर 65%, USA के अंदर 95%, यानी काफ़ी अधिक मशीनों का वे यूज़ करते हैं भारत के मुकाबले, इसलिए उनका उत्पादन भी भारत के मुकाबले अधिक है। एक और मुख्य कारण है वित्तीय समस्याएं, यानी किसानों को मशीनें चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, कंबाइन चाहिए, या अन्य जो भी उपकरण चाहिए वे महंगे होते हैं। छोटे और सीमांत किसान उन्हें खरीद ही नहीं पाते, तो उसके लिए उन्हें उधार लेना पड़ता है स्थानीय संस्थाओं से या महाजनों से, साहूकारों से। उनके चंगुल में फंसते हैं, फिर उन पर ऋण देने की भी समस्या आती है, और फसलों का दाम सही मिल नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर गांवों के अंदर मंडियां नहीं है। कई राज्यों के अंदर तो इनका विपणन केंद्रों का बहुत बुरा सिस्टम है, ख़राब सिस्टम है, तो वे उनके अंदर उलझते चले जाते हैं। स्थानीय या बिचौलियों को ही वे अपनी फसल बेचते हैं, उनको MSP पर भी जो प्राइस है वो नहीं मिलता फसल का, तो वे इस चंगुल के अंदर फंसते जाते हैं और अंत में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि घटनाएं हम आमतौर पर देखते रहते हैं। 2008 के अंदर तब की सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की एक किसानों की कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। तो वह एक छोटा सा एक तत्कालिक राहत का था, टेम्पररी था।
उसके बाद भी कुछ समय बाद किसानों की जो दशा है वो फिर वैसे ही हो गई, क्योंकि मूल के अंदर समस्या है, उनके ऊपर कोई सुधारने का प्रयास नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हरित क्रांति के बाद उत्पादन तो 3.7% तक बढ़ गया है खाद्य, और जनसंख्या बढ़ी है केवल 2.55% वार्षिक दर से। तो उत्पादन किसानों ने बढ़ाया है, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनकी दशा त्यों की त्यों बनी हुई है, उनकी आय के अंदर कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो 2022 तक उनकी आय दोगुनी करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण हम कह सकते हैं। तो कुछ एक और समस्याएं देखते हैं। मौसमी रोजगार, किसानों को केवल 3 से 4 महीने ही खेतों में काम करना पड़ता है फसल बोने और काटने के समय, बाकी समय उनकी उच्च बेरोजगारी बनी रहती है। किसान और उसका परिवार बेरोजगारी से गुजरते हैं। जीविकोपार्जी कृषि ही कर पाते हैं, जो फसलें उगाते हैं वही वह खा लेते हैं। ज़्यादातर किसान मंडियों तक पहुंच नहीं पाते हैं और उनका उत्पादन इतना नहीं है कि वे सरप्लस उत्पादन करें और बेच सकें, कुछ एक राज्यों को छोड़कर। आज़ादी के 7 दशक बाद भी भू सुधार नहीं हुए हैं, पुरानी व्यवस्थाएं आज भी जारी हैं। राजनीतिक अनासक्ति देख सकते हैं, अनेक सरकारें आई हैं गई हैं, लेकिन किसानों की दशा वैसी की वैसी है जो कि हमारे सामने है। भू निम्नीकरण, कृषि योग्य भूमि लगातार डिक्रीज हो रही है, डिग्रेड हो रही है, जो क्योंकि हमने कई जगहों पर तो बहुत ज़्यादा उत्पादन ले लिया है, सिंचाई बहुत अधिक होने लगी, तो वहाँ पर मृदा लवणता जैसी समस्याएं या जल आक्रांत जैसी समस्याएं आ रही हैं। सेम की समस्याएं हम कहते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में। और कई स्थानों पर जो नीचे का पानी है, भू जल है, वो खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है, उससे फिर भूमि का जो विकास है वो रुक जाता है। तो ये हमने कृषि की कुछ प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं, 2 चीज़ें कह सकते हैं कि जो लोक लुभावन वायदे या उपाय किए गए हैं वे नाकाफ़ी सिद्ध हुए हैं, किसानों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। और दूसरा, जलवायु परिवर्तन से जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उनकी हालांकि हम सुभेद्यता कम कर सकते हैं, यानी उनको ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसानों की दशा ज्यों की त्यों बनी हुई है। धन्यवाद।